भाई साहब ने राम राम नमस्कार। आज पढ़ेंगे अपन जीएफ एंड आर के नियम। जीएफ एंड आर जनरल जीएफ एंड जीएफ एंड आर में पढ़ेंगे अपन आज अध्याय नंबर 1, 2, 3। जीएफ एंड आर का अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 में है नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, 3, 4। 1 से 4 तक नियम है जो अध्याय नंबर 1 में है और जिसका टाइटल है परिचय एवं परिभाषाएं। परिचय एवं परिभाषाएं जीएफ एंड आर। इसमें पढ़ेंगे नियम नंबर 1 से 4 परिचय एवं परिभाषाएं। जीएफ एंड आर का अध्याय 1। अब पढ़ते हैं अपन सबसे पहले नियम नंबर 1। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 है जीएफ एंड आर का। ये लागू हुए थे 25 अक्टूबर 1993। नियम नंबर 1 में है जो जीएफ एंड आर के नियम है जो 25 अक्टूबर 1993 से लागू हुए थे। ये राज्यपाल के कार्यकारी आदेश होते हैं। ये क्या होते हैं? राज्यपाल के कार्यकारी आदेश होते हैं जो 25 अक्टूबर 1993 से लागू हुए थे। इसके बाद में ये नियम कोषागार कोषागार नियमों के पूरक होते हैं। कोषागार नियमों के पूरक होते हैं। और कोषागार की बात आती है तो संविधान के आर्टिकल 283 ये संविधान के आर्टिकल 283 में। और जो जीएफ एंड आर के नियम है ये आर्टिकल 150 से संबंध रखते हैं। ये है नियम नंबर 1। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में है परिभाषाएं। नियम नंबर 2 में है परिभाषाएं। नियम नंबर 2(1) 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5),
नियम नंबर 2(1) में है महालेखाकार। नियम नंबर 2(1) में है महालेखाकार की परिभाषाएं। नियम नंबर 2 में है विनियोग। विनियोग। नियम नंबर 2(3) में है बैंक। 4 में है सक्षम प्राधिकारी। 2(5) में है कैग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियम नंबर 2(6) में है संचित निधि। और संचित निधि संविधान के आर्टिकल 266(1) 266(1) से संबंध रखते हैं संचित निधि। 2(7) में है संविधान। 2(7) में है संविधान और 2(8) में है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। ये है आर्टिकल 267(2). 2(9) में नियंत्रण अधिकारी। और 2(10) में है विस्तृत शीर्ष। नियम नंबर 2 में है परिभाषाएं। नियम नंबर 2(1) में है महालेखाकार। नियम नंबर 2(2) में है विनियोग। नंबर 2(3) में है बैंक। नंबर 2(4) में है सक्षम प्राधिकारी। नंबर 2(5) में है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नंबर 2(6) में है संचित निधि। संचित निधि संविधान के आर्टिकल 266(1) में है। 2(7) में है संविधान। 2(8) में है आकस्मिक निधि जो संविधान के आर्टिकल 267(2) में है। और नियम नंबर 2(9) में है नियंत्रण अधिकारी। और 2(10) में है विस्तृत शीर्ष। नियम नंबर 2(11) में है वितरण एवं आहरण अधिकारी। वितरण एवं आहरण अधिकारी। मतलब डीडीओ। डीडीओ। 2(12) में है वित्त विभाग। 2(13) में है वित्त वर्ष। वित्त वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 2(14) में है राजपत्रित अधिकारी।
राजपत्रित। 214 में है राजपत्रित अधिकारी। 215 में है सरकार। 216 में है राज्यपाल। 217 में है विभागाध्यक्ष। 218 में है कार्यालयाध्यक्ष। 219 में है स्थानीय निकाय। और 220 में है स्थानीय निधि। नियम नंबर 2 में परिभाषा दे रखी है। 211 में है वितरण एवं आहरण अधिकारी, डीडीओ। नियम नंबर 212 में है वित्त वर्ष। नियम नंबर 213 में है 213 में है वित्त वर्ष। 212 में है वित्त विभाग। 214 में है राजपत्रित अधिकारी। 215 में है सरकार। 216 में है राज्यपाल। 217 में है विभागाध्यक्ष। 218 में है कार्यालय अध्यक्ष। और 219 में है स्थानीय निकाय। 220 में है स्थानीय निधि। दो 21, 2 22, 2 23, 2 24 और 2 25। 2 21 में है विविध व्यय। विविध व्यय। 2 22 में है अनावर्तक व्यय। अनावर्तक। 2 23 में है लोक लेखा। 2 24 में है लोक निर्माण कार्य। लोक निर्माण कार्य। 2 25 में है पुनर्वियोग। पुनर्वियोग। और 2 26 में है आवर्तक व्यय। 2 27, 2 28, 2 29, 2 29 ए। 2 27 में है प्रादेशिक अधिकारी। 2 28 में है अधीनस्थ अधिकारी। अधीनस्थ अधिकारी। 2 29 में है कोषागार। और 2 29 ए में है ई कोषागार।
2:30 में है कोषागार, कोषागार के नियम। 2:30 में है कोषागार के नियम। नियम नंबर 2:21 में है विविध व्यय, 2:22 में है अनावर्तक व्यय, 2:23 में है लोक लेखा, 2:34 में है लोक निर्माण कार्य, 2:25 में है पुनर्वियोग, 2:26 में है आवर्तक व्यय, 2:27 में है प्रादेशिक अधिकारी, 2:28 में है अधीनस्थ अधिकारी, 2:29 में है कोषागार, 2:29 ए में है ई कोषागार और 2:30 में है कोषागार के नियम। अब है 2:31, 2:32, 2:33 और 2:34। 2:31 में है ई भुगतान, ई भुगतान। 2:32 में है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। 2:33 में है ई ग्रास और 2:34 में है ई नीलामी। दो 2:31 में ई भुगतान, 2:32 में है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, 2:33 में है ई ग्रास, 2:34 में है ई नीलामी। यह है नियम नंबर 2। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 में है नियम नंबर 3A, 3B, 3C। नियम नंबर 3A में है किसी भी विभागाध्यक्ष को विभागाध्यक्ष को किसी भी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की शक्ति। मतलब नियम नंबर 3A में है विभागाध्यक्ष को किसी भी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की शक्तियां प्राप्त है। नियम नंबर 3B में विभागाध्यक्ष के द्वारा घोषित कार्यालयाध्यक्ष की सूचना वित्त विभाग को देना।
मतलब 3 बी में है विभागाध्यक्ष के द्वारा जो कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया है उसकी सूचना तुरंत वित्त विभाग को देनी अनिवार्य है। 3 सी में है कार्यालयाध्यक्ष 3 सी में है कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किसी भी राजपत्रित अधिकारी को डीडीओ घोषित कर देना, मतलब वितरण एवं आहरण अधिकारी घोषित करना। कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किसी भी राजपत्रित अधिकारी को डीडीओ मतलब वितरण एवं आहरण अधिकारी घोषित करने की शक्ति, मतलब 3 सी में है कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किसी भी राजपत्रित अधिकारी को डीडीओ घोषित करने की शक्तियां प्राप्त है। ये है नियम नंबर 3। दोबारा देखो, नियम नंबर 3 ए में है किस विभागाध्यक्ष किसी भी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित कर सकता है। उसके बाद में 3 बी में है जो विभागाध्यक्ष के द्वारा जो कार्यालयाध्यक्ष घोषित किया गया है इसकी सूचना तुरंत वित्त विभाग में देना अनिवार्य है। इसके बाद में नियम नंबर 3 सी में है कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किसी भी राजपत्रित अधिकारी को बिल वगैरह इन पे हस्ताक्षर करने के लिए डीडीओ घोषित करना। अब नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में है संदेहों का निराकरण। संदेहों का निराकरण। और संदेहों का निराकरण करने की अंतिम शक्ति किसके पास में है? वित्त विभाग। अगर किसी भी नियमों में किसी भी प्रकार का किसी भी कर्मचारी पर कोई संदेह है तो उसकी वित्त विभाग के पास में शक्तियां हैं। ये है नियम नंबर 4 कंप्लीट और अध्याय 1 भी कंप्लीट। एक बार अध्याय नंबर 1। अब अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 में है नियम नंबर 5 से नियम नंबर 26। नियम नंबर 5 से 26 अध्याय नंबर 2। अब नियम नंबर, सबसे पहले नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में है सरकार से प्राप्त राशि को तुरंत बिना विलंब के सरकारी खाते में
जमा करवाना। मतलब नियम नंबर 5 में है, अगर सरकार से किसी भी प्रकार की कोई राशि प्राप्त हुई है उसे तुरंत प्रभाव से सरकारी खाते में जमा करवा देना। ऐसा है नियम नंबर 5। नियम नंबर 6 में है, प्राप्त राशि को अलग अलग जमा करवाना। प्राप्त राशि को अलग अलग जमा करवाना, ऐसा नियम नंबर 6 में है। अगर कोई राशि सरकारी बकाया के रूप में प्राप्त होती है तो उसे संचित निधि में जमा। अगर कोई राशि सरकारी बकाया के रूप में प्राप्त होती है तो उसे संचित निधि में जमा करवाना। और अगर कोई राशि सरकारी अभिरक्षा के रूप में अगर कोई राशि सरकारी अभिरक्षा के रूप में है तो उसे तुरंत लोक लेखा निधि में जमा करवाना। तो उसे लोक लेखा निधि जमा करवाना। नियम नंबर 5 में है, सरकार से प्राप्त राशि को तुरंत बिना विलंब किए सरकारी खाते में जमा करवाना। इसके बाद में नियम नंबर 6 में है, जो सरकार से प्राप्त राशि को अलग अलग जमा करवाना। अगर कोई राशि सरकारी बकाया के रूप में प्राप्त होती है तो उसे संचित निधि में जमा करवाना। और अगर कोई राशि सरकारी अभिरक्षा के रूप में प्राप्त होती है तो उसे लोक लेखा निधि में जमा करवाना। यह है नियम नंबर 6। और अब है नियम नंबर 7। सरकारी राशि को कोषागार सरकारी राशि को कोषागार में जमा करवाना। और नियम नंबर 8 में है, जो सरकारी राशि को कोषागार में जमा करवाई गई है उसको कोषागार से प्राप्त मतलब कोषागार से निकालने के सामान्य सिद्धांत है। सरकारी राशि जो कोषागार में जमा हुई है उसे कोषागार से निकालने के सामान्य सिद्धांत। नियम नंबर 7 में है, सरकारी राशि को कोषागार में जमा करवाना। और नियम नंबर 8 में है, जो सरकारी राशि को कोषागार में जमा करवाया गया है उस राशि को ही कोषागार से निकालने के सामान्य सिद्धांत है। यह है नियम नंबर 8 में है। और नियम नंबर 9 में है,
ये निकाली गई राशि के सामान्य सिद्धांत। जो ये राशि निकाली गई है इसके सामान्य सिद्धांतों के बारे में मैं इस राशि राशि को सरकारी राशि को व्यय करने की शर्तें, यह है नियम नंबर 9 में सरकारी राशि को व्यय करने की शर्तें। और नियम नंबर 10 में है वित्तीय औचित्य के सिद्धांत। वित्तीय औचित्य के सिद्धांत। वित्तीय औचित्य के सिद्धांत नियम नंबर 10 में है। वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का मतलब है सरकारी राशि को इस प्रकार से ही खर्च किया जाएगा जिस प्रकार से स्वयं की राशि को खर्च करते हैं, इसी तरीके से सरकारी राशि को खर्च किया जाएगा। इसको बोलते हैं वित्तीय औचित्य के सिद्धांत। यह है नियम नंबर 10 में। नियम नंबर 11, व्ययों का नियंत्रण। व्यय का नियंत्रण नियम नंबर 11 में है। व्यय का नियंत्रण जो सरकार से नियम नंबर 9 में है व्यय करने की शर्त है, नियम नंबर 10 में है वित्तीय औचित्य के सिद्धांत, और नियम नंबर 11 में है व्ययों का नियंत्रण, और नियम नंबर 12 में है आंतरिक जांच। नियम नंबर 12 में है आंतरिक जांच। नियम नंबर 13 में है भुगतान में विलंब नहीं किया जाएगा। यह है नियम नंबर 13 में। नियम नंबर 13 में है भुगतान में विलंब नहीं किया जाएगा। और नियम नंबर 14 में है लेखों का संग्रहण। लेखों का संग्रहण नहीं, लेखों का संलेखा। लेखों का संलेखा। नियम नंबर 14 में है लेखों का संलेखा। और नियम नंबर 15 में है हस्ताक्षर। नियम नंबर 16 में है विभागीय संबंध में विभागीय अधिकारी के दायित्व। अब देखो नियम नंबर 11 में है व्ययों का नियंत्रण। नियम नंबर 12 में है आंतरिक जांच। नियम नंबर 13 में है विभाग जो भुगतान होता भुगतान में विलंब नहीं किया जाएगा। इसके बाद में नियम नंबर 14 में है लेखों का संधारण। लेखों का संलेख भी ठीक ही है, लेखों का संलेख। और उसके बाद में
संधारण भी लिख लो, लेखों का संधारण भी है। और नियम नंबर 15 में है जो ये सरकारी राशि होती है उन पर हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षर 15 में है। नियम नंबर 16 में है लेखांकन के संबंध में विभागीय अधिकारी के दायित्व। और 17 में है लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक के दायित्व। मतलब 17 में है लेखा परीक्षक के दायित्व, मतलब ऑडिट 17 में है। 18 में है संविदा। नियम नंबर 18 में संविदा, और संविदा की बात आती है तो संविधान के आर्टिकल 299। नियम नंबर 19 में है संविदा के सामान्य सिद्धांत हैं, संविदा के सामान्य सिद्धांत। 19 में संविदा के सामान्य सिद्धांत। 20 में है हानियों के लिए रिपोर्ट, हानियों की रिपोर्ट। नियम नंबर 20 में है हानियों की रिपोर्ट। और 21 में है दुर्घटना के समय हानियां। नियम नंबर 18 में संविदा, जो संविधान के आर्टिकल 299 में है। नियम नंबर 19 में संविदा के सामान्य सिद्धांत है। और नियम नंबर 20 में है हानियों की रिपोर्ट। नियम नंबर 21 में है दुर्घटना के समय हानियां। और नियम नंबर 22 में है हानियों के लिए उत्तरदायित्व। उत्तरदायी, हानियों के लिए उत्तरदायी, हानियों के लिए उत्तरदायी। 22 में है। 23 में हानियों का अपलेखा, हानियों का अपलेखा। नियम नंबर 18 में संविदा, 19 में संविदा के सामान्य सिद्धांत है। और 20 में है हानियों की रिपोर्ट। 21 में है दुर्घटना के समय हानियां। और 22 में है हानियों के लिए उत्तरदायी। और 23 में है हानियों का अपलेखा। अब नियम नंबर 24। नियम नंबर 24, 25, 26। तो नियम नंबर 24 में है वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्ति, वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्ति। नियम नंबर 24 में है। नियम नंबर 25 में है
लेखाकार, सहायक लेखाकार, लेखाकार, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, इनका है परिशिष्ट 4 और 5। इनका परिशिष्ट 4 5 में है और नियम नंबर 26 में है शक्तियों का पद्धतिकरण। शक्तियों का पद्धतिकरण। नियम नंबर 24 में है वित्त विभाग को नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त है। नियम नंबर 25 में है लेखाकार, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, जिनका उल्लेख परिशिष्ट 4 5 में दिया गया है। और नियम नंबर 26 में है शक्तियों का पद्धतिकरण। यह है नियम नंबर 26 तक कंप्लीट और अध्याय 2 भी कंप्लीट। अब है अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 में है नियम नंबर 27 से लेकर के नियम नंबर 41। नियम नंबर 27 में है सरकारी राशि प्राप्त करने, सरकारी राशि, सरकारी राशि प्राप्त करना। नियम नंबर 27 में सरकारी राशि प्राप्त करना। 28 में है लेखों का उद्धरण, लेखों का उद्धरण। नियम नंबर 29 में है विभागीय नियम, और नियम नंबर 30 में है सरकारी राशि को छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। नियम नंबर 27 में है सरकारी राशि प्राप्त करना, 28 में लेखा का उद्धरण, 29 में विभागीय नियम और 30 में है सरकारी राशि को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर 500 रुपए से कम की राशि है तो उसे बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के भी छोड़ा जा सकता है। बाकी बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के सरकारी राशि को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा नियम नंबर 30 में उल्लेख किया गया है। नियम नंबर 31। सरकारी राशि को हमेशा वास्तविक खाते में जमा करवाना, उचंती खाते में जमा नहीं करवाई जाएगी। सरकारी राशि को वास्तविक खाता में जमा करवाना, उचंती खाता
में जमा नहीं करवाई जाएगी। उचंती खाता का मतलब है संशय खाता, इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। नियम नंबर 31 में है सरकारी राशि को वास्तविक खाते में जमा करवाना, इसे उचंती खाते में जमा नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद में नियम नंबर 32, नियम नंबर 32 में है राजस्व के संग्रहण की सूचना वित्त विभाग को देना। सूचना वित्त विभाग, राजस्व के संग्रहण की सूचना वित्त विभाग को देना, ऐसा नियम नंबर 32 में है। और नियम नंबर 33 में है भूमि एवं भवन पर किराया, भूमि एवं भवन पर किराया, नियम नंबर 33। और नियम नंबर 34, नियम नंबर 34 में है जो भूमि और भवन पर जो किराया है उस किराए की वसूली भूमि एवं भवन पर किराया की वसूली व निर्धारण, भूमि व भवन पर किराया की वसूली और उसका निर्धारण नियम नंबर 34 में है। नियम नंबर 35, नियम नंबर 35 में है जुर्माना। और नियम नंबर 36 में है जुर्माना का विवरण। नियम नंबर 34 में है भूमि एवं भवन पर किराए की वसूली एवं निर्धारण, और नियम नंबर 35 में है जुर्माना, और नियम नंबर 36 में है जुर्माना का विवरण, और नियम नंबर 37 में है विविध मांग। नियम नंबर 37 में विविध मांग। नियम नंबर 38 और 39, राजस्व की माफी। राजस्व की माफी नियम नंबर 38 में है, और नियम नंबर 39 में है राजस्व की माफी का विवरण। राजस्व की माफी का विवरण नियम नंबर 39 में है राजस्व की माफी का विवरण, और नियम नंबर 40 में है राजस्व की माफी का राजस्व की माफी के नियम। नियम नंबर 34 में है भूमि एवं भवन के किराए की वसूली एवं उसका निर्धारण करना। नियम नंबर 35 में है जुर्माना, और नियम नंबर 36 में है जुर्माने का विवरण। नियम नंबर 37 में है विविध मांग, और नियम नंबर 38 में है राजस्व की माफी, और नियम नंबर 39 में है राजस्व माफी के विवरण,
और नियम नंबर 40 में है राजस्व माफी के नियम। और नियम नंबर 41 नियम नंबर 41 में है प्राप्ति व आंतरिक जांच का लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण। नियम नंबर 41 में है प्राप्ति व आंतरिक जांच का लेखा परीक्षण। और ये हो गया अध्याय नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद में है अध्याय नंबर 4। सभी को नमस्कार।